एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा जो अपने अंतिम चरण में है और लास्ट का जो पेपर है फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, उसी के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो एक जैसा है। जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में इम्पॉर्टेंट है वही सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी इम्पॉर्टेंट है। पिछले वर्ष के जो पेपर आए हुए थे उस पर हमने चर्चा किया, वो आप जा कर के जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चैनल पे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, उसमें आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज और पिछले जो पेपर हैं और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। आज का जो टॉपिक है हम चर्चा करेंगे कि विद्यालय की जो भूमिका होती है पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण के जागरूकता में, पर्यावरण के संरक्षण में एक विद्यालय की क्या भूमिका होती है, इसी पे आज का ये टॉपिक है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि विद्यालय की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण जागरूकता में है क्या। हम जानते हैं कि विद्यालय जो है वो किसी भी समाज की जो आकांक्षाएं होती हैं उस आकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन है, एक माध्यम है। यानी एक समाज कहीं पे भी एक विद्यालय की जो स्थापना करता है उस स्थापना के पीछे उसका उद्देश्य होता है कि जो हमारी आने वाली भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले समय में देश को चलाने का काम करेंगे, उनको हम एक ऐसा रास्ता दें, ऐसा उनको हम बनाने का काम करें कि जिससे उनका जो जीवन है, उनका जो उद्देश्य है वह पूरा हो सके। तो विद्यालय की भूमिका जो होती है वो समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना होता है। एक समाज चाहता है कि हमारे बच्चे इस टाइप से बने, हमारे बच्चे इस टाइप से बने, तो उन्हीं जो भी समाज चाहता है उसी के हिसाब से ही विद्यालय को चलना पड़ता है। यानी अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी आवश्यकता है कि हमारे बच्चे टेक्निकल लाइन की शिक्षा ज़्यादा अर्जित करें, ऐसा वहाँ का समाज चाहता है, तो अगर वहाँ पे हम बीए, बीएससी, एमए का कोर्स चलाएंगे तो वहाँ वो नहीं चलेगा। वहाँ हम पॉलिटेक्निक लाएंगे, वहाँ हम आईटीआई लाएंगे, वहाँ कुछ इस टेक्निकल लाइन की जो डिग्री वाले विद्यालय हैं, स्कूल है, कॉलेज आएंगे तो वो ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि वहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कुछ इस प्रकार के स्किल डेवलप हों जिससे वो कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं कंपनियों में या कहीं भी जा कर के वो जॉब कर सकें और अपना जो जीवन है वो यापन कर सकें। यानी किसी व्यवसाय के लिए उनको तैयार कर दिया जाए। तो जहाँ पे फैक्ट्रियाँ अधिक होती हैं, जहाँ पे कल कारखाने अधिक होते हैं, वहाँ पे उसके आसपास आप देखेंगे तो वहाँ पे जो ये टेक्निकल स्कूल हैं, टेक्निकल विद्यालय हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं, वो ज़्यादा होते हैं। अपने इधर आप देखेंगे तो बीए है, बीएससी है, एमएससी है, बीएड है, बीटीसी है, इधर आपके ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जब आप कंपनी जहाँ है, जहाँ कल कारखाने अधिक हैं, गाजियाबाद में आप जाएंगे तो वहाँ आपको बीटेक कॉलेज अधिक मिल जाएंगे, आपको वहाँ आईटीआई अधिक मिल जाएंगे, आपको पॉलिटेक्निक अधिक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के कॉलेजों की स्थापना वहाँ अधिक हुई है, जबकि अपने इधर देखेंगे तो इनकी स्थापना बहुत कम है। तो जहाँ जैसा समाज चाहता है, जो समाज का उद्देश्य होता है, जो समाज उस काल के अनुसार जो वहाँ की ज़रूरत है, उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उसी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया जाना चाहिए और जिससे उस समाज के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। अब समाज जो पर्यावरण है वह विश्वव्यापी समस्या बना हुआ है। पर्यावरण की जो समस्या है वह एक विश्वव्यापी समस्या बना हुआ है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं ऐसे ऐसे भी देश पड़े हुए हैं जहाँ पे पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया कि वहाँ पे लॉकडाउन पर्यावरण प्रदूषण के कारण लगाना पड़ा। और दूर मत जाइए, आपके अपने दिल्ली में ही
कई दिन तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया था। अभी पिछले दिनों की बात है, अगर आप करंट पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे तो आपको पता होगा कि पर्यावरण की समस्या के नाते, पर्यावरण प्रदूषण के नाते कई दिन तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तो ये समस्या कि उस पर्यावरण में सांस लेना भी दूभर है, और ये समस्या भी केवल दिल्ली की नहीं, धीरे धीरे करके गाँव की तरफ भी बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बरसात के मौसम में सूखा पड़ जाना, जब बरसात का मौसम ना हो तो खूब तेज बारिश होना, इस टाइप के जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे ऊपर ये आघात हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसको हम रोकें कैसे? तो इसके लिए एक साधन है विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में ही लोगों को जागरूक किया जाता है। विद्यालय केवल उन बच्चों को जागरूक करने का काम नहीं करता है, बल्कि समाज को भी जागरूक करने का काम करता है। तो विद्यालय की क्या भूमिका होगी अगर पर्यावरण की समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना है, पर्यावरण संरक्षण में उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, तो उसके लिए उसको कौन कौन से कार्य करने होंगे? तो आइए उस कार्यों पे हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है कि जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, जैसे पृथ्वी दिवस हो गया आपका, उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हो गया, विश्व जल दिवस हो गया, गौरैया दिवस हो गया, बाघ दिवस हो गया। तो इस टाइप का जो दिवस है, उन दिवसों को कॉलेज में, स्कूलों में मनाया जाए और उस पर चर्चा किया जाए, जिससे बच्चे भी समझें, छात्र भी समझें, जो प्रशिक्षु हैं वो भी समझें कि किस प्रकार हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, और उससे जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं, उससे हम स्वयं प्रभावित हो रहे हैं। तो जब इस प्रकार के कार्यक्रम किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में इसका आयोजन होगा, तो आयोजन के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि हम उन बच्चों को जागरूक करें, जो बच्चे हमारे यहाँ आए हैं, जिससे वो पर्यावरण संबंधी जो विशेषताएं हैं, जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, पर्यावरण से हमारा क्या नाता है, पर्यावरण से हमारा क्या रिश्ता है, पर्यावरण से हमारे क्या संबंध हैं, और उसको हम कैसे और मजबूत कर सकते हैं, इसकी चर्चा उस दिन होनी चाहिए, जिस दिन हम किसी महत्वपूर्ण दिवस को किसी कार्यक्रम के रूप में मनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहली बात कि जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, जो पर्यावरण से संबंधित हैं, उसको हमको कहीं ना कहीं कार्यक्रमों का आयोजन करके विद्यालय में इस टाइप के जो प्रोग्राम है वो अरेंज करने चाहिए, जिससे उन बच्चों को हम जागरूक कर सकें, जो आने वाले समय में देश के भविष्य हैं। तो देश का जो निर्माता है, भविष्य का जो निर्माता है, वह एक शिक्षक ही है। उस शिक्षक का ही कर्तव्य ये होता है कि इस टाइप के प्रोग्राम का आयोजन करके वह बच्चों को जागरूक करे, जिससे वो अपने और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उनको वो समझ सके, जान सकें, और उस पर वो कार्य कर सकें। अगर दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करें, तो पर्यावरण संबंधी बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो सरकार चलाती है, और बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो एनजीओ के माध्यम से चलते हैं। यानी सरकार भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है केवल आपको जागरूक करने के लिए, और गैर सरकारी जो संस्थान हैं, जैसे एनजीओ बहुत सारे हैं जो पर्यावरण संबंधी जागरूकता पे ही काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण पे ही काम करते हैं। तो उन सारे लोगों ने मिल करके भी बहुत कार्यक्रम चलाए हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन एक विद्यालय में कराया जाना चाहिए, कि जिससे बच्चे समझ सकें, जान सकें कि इस टाइप से अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर ही इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और उसका कुप्रभाव स्वयं हमारे ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए हमको सचेत रह के कार्य करना होगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, तो पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और तो पर्यावरण जो शिक्षा है, अब लगभग आप देखेंगे, अगर बच्चा बीटेक कर रहा है तो उसमें भी एक पेपर के रूप में शामिल कर दिया गया, बीटीसी बच्चा कर रहा है तो उसको भी शामिल कर दिया गया, बीएड कर रहा है बच्चा तो उसमें भी शामिल कर दिया गया। यानी जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वह हमारे लिए, अपने जीवन के लिए, हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन सांस लेने के लिए अगर हमारे पास ताज़ी हवा नहीं है, तो उस सुख सुविधा को हम क्या करेंगे? हम हवा नहीं खरीद सकते।
हम पानी नहीं खरीद सकते। अगर पानी कमी हो ही जाए तो हम पानी कहाँ से पैदा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन हम उसको नहीं ला सकते हैं। कुछ ऐसी सुख सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुख सुविधा जो है उसको तो हम ला सकते हैं, लेकिन अगर जल की कमी हो गई तो जल आएगा कहाँ से। अगर हवा की कमी हो गई तो हवा आएगा आएगा कहाँ से। अगर हवा दूषित हो गया तो उस दूषित, ये नहीं है कि हमारे कमरे में साफ हवा आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब दूषित होगा तो पूरा पर्यावरण दूषित हो जाएगा और उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। तो उसको पाठ्यक्रम में शामिल करके और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, उन छात्रों को जागरूक किया जाना चाहिए कि पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो हमारे कारण भी हैं, मानव जनित ही हैं, प्राकृतिक कारण बहुत कम हैं। और हम जिस प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो दोहन कर रहे हैं, वो आने वाला जो भविष्य है वो और संकट में हो जाने वाला है। तो उसको हम इस प्रकार से दोहन करें कि आने वाले भविष्य के लिए उसको हम संरक्षित और सुरक्षित रख सकें। चौथा है पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलन की जानकारी तथा उस पर शोध कार्य करवा करके जो पर्यावरण असंतुलन है, जो पर्यावरण की समस्या है, जो पर्यावरण से हमको जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनसे बच्चों को अवगत कराया जाए और उनसे इस पे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए और उस पे उनको पुरस्कृत किया जाए। अगर बच्चे कोई पर्यावरण को बचाने में अच्छा काम करते हैं तो उनको भी वहाँ पे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का भी कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित होता है और जिससे हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सेमिनार तथा कार्यशाला। सेमिनार का मतलब होता है कि एक कोई टॉपिक पे कई जो विद्वान होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो इकट्ठा होकर के उस पर अपनी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन भी एक विद्यालय में होते रहते हैं और जिससे उन बच्चों को ज्ञान होता है, जो उस विद्यालय में रहते हैं उनको ज्ञान होता है कि पर्यावरण से हमारा नाता रिश्ता संबंध क्या है। और जब वो अपने नाते रिश्ते संबंध को समझते हैं कि पर्यावरण अगर दूषित होता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं भविष्य में, इससे भी उनको परिचित कराया जाता है। तो वो अपने पर्यावरण को लेकर के सजग होते हैं और कुछ इस प्रकार के कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो संरक्षित हो सके। अगला है जागरूकता रैली का आयोजन करना। केवल विद्यालय में ही नहीं, यानी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ही नहीं, बल्कि उस विद्यालय का संबंध उस समुदाय, उस समाज से भी होता है जहाँ के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। उन छात्रों के द्वारा भी उनके अभिभावकों को जागरूक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो विभिन्न जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उस दिन, यानी जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं पर्यावरण से संबंधित, उस दिन जो कार्यक्रम का आयोजन है उसमें एक आयोजन ये भी किया जाना चाहिए कि उस बस्ती तक, उस गांव तक, उस मोहल्ले तक जागरूकता रैली निकाली जानी चाहिए जिससे लोगों को भी जागरूक किया जा सके। पर्चा बांटना चाहिए उससे, पर्यावरण को बचाने से संबंधित जो समस्याएं पैदा हुई हैं उससे संबंधित पर्चा बांटना चाहिए। तो इस प्रकार से हम विभिन्न रैलियों का आयोजन करके, जागरूकता रैली का आयोजन करके हम उस समाज, उस समुदाय को भी जागरूक कर सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है पर्यावरण की समस्याओं को पैदा करने में, तो उससे भी हमको क्या किया जाना चाहिए, उसको भी हमको जागरूक करना चाहिए। और स्वच्छता अभियान चला करके हम देखते हैं कि जो हमारे घर में जो भी कूड़ा करकट होता है उसको हम कहीं ले जाके डाल देते हैं, जो गंदगी होता है कहीं ले जाके डाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो समाज होता है वो एक तो गंदा तो होता ही है, उससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उसको यथास्थान जहाँ उसको लेकर जाना चाहिए वहाँ उसको ले जाइए और वहाँ पे उसको आप रख दीजिए। आप कूड़ा वाला आएगा उसको उठा के लेके चला जाएगा। तो इस प्रकार की जो जागरूकता है वो भी एक समाज में, एक समुदाय में होनी चाहिए और इसके लिए भी हमको समाज को और समुदाय को जागरूक करना होगा और यह काम एक विद्यालय बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से कर सकता है। आगे है वन महोत्सव का आयोजन करना। वन महोत्सव का आयोजन करना, इसमें बच्चों को जागरूक किया जाए कि वो गमला, एक एक बच्चा एक एक गमला लेकर के आएगा, हर बच्चा एक एक पौधा लगाएगा। इस टाइप से बच्चों को जागरूक किया जाना चाहिए और उससे होने वाले फ़ायदे को उन बच्चों को बताना चाहिए कि अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं तो हमने कितना काम किया और एक वृक्ष काटते हैं तो हमने क्या किया। इस टाइप से बच्चों को जागरूक किया जाना चाहिए। आगे है पर्यावरण समस्या की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करा करके
विद्यालय जो है, जब आप देखते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 5 जून, 23 सितंबर, इस टाइप की जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, इसमें अभिभावकों को उस विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है जहां पे उनके बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ पे वो बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, और अभिभावक वहाँ बैठ कर के देखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या संदेश दिया, अपने कविता के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से उन्होंने क्या क्या संदेश दिया। तो ये संदेश उन तक भी पहुँचता है। तो जो विद्यालय है वो समाज और समुदाय से तो जुड़ा हुआ है। तो विद्यालय को चाहिए कि पर्यावरण समस्याओं से संबंधित भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो आयोजित करके उनको जागरूक किया जाना चाहिए। आगे है निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करके बच्चों के बीच। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ऐसा जीन पियाजे ने कहा है। वो कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, और खोजने के संदर्भ में ये है कि अगर हम बच्चों को कह दें कि एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन फला तारीख को किया जाएगा और उसमें जो सबसे अच्छा नंबर पाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अब बच्चे जा कर के पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक होगा उसको खोज खोज के पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जब बच्चे उसको खोज खोज के पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें से अगर कुछ ही बातें उन्होंने आत्मसात कर लिया तो ये उस निबंध प्रतियोगिता का समझ लीजिए कि रिजल्ट होगा, कि ये पॉजिटिव रिजल्ट होगा कि बच्चों ने उससे संबंधित कुछ चीज़ें सीखी, और अगर उस पे काम करना भी प्रारंभ कर दिया तो निश्चित रूप से ये सफल आयोजन होगा एक निबंध प्रतियोगिता का। तो समय समय पे विद्यालय में इस प्रकार के निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना चाहिए। और लास्ट में है पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर चर्चा करके। जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण पे काम किया है, उनके व्यक्तित्व पे सेमिनार आयोजित होना चाहिए, उनके व्यक्तित्व पे कार्यशाला आयोजित होने चाहिए, उनके व्यक्तित्व पे, उनके जन्मदिन पे हमको रैली का आयोजन करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व पे, उनके बर्थडे के दिन तमाम कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, जिससे बच्चों को लगे कि इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अगर काम किया तो इनके व्यक्तित्व पे हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमको भी इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाएगा, इस प्रकार से पुरस्कृत किया जाएगा कि हमारा भी समाज में नाम होगा। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पे चर्चा करने से उनके अंदर जो क्वालिटियाँ होती हैं, उनके अंदर जो गुण होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है, उसका प्रभाव उन बच्चों पे पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण, चाहे वो जल के संदर्भ में किया हो, चाहे वो पेड़ पौधों के संदर्भ में किया हो, चाहे पर्वत और पहाड़ों के संदर्भ में किया हो, चाहे अन्य किसी भी रूप में उन्होंने पर्यावरण को बचाने से संबंधित कार्य किए हों, अगर वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं तो उन व्यक्तित्व पे एक क्लास में, एक विद्यालय में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, और उसका प्रभाव उन बच्चों पे ज़रूर पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने 10-11 पॉइंट में चर्चा किया कि एक विद्यालय की भूमिका क्या होती है। तो अगर आप इसको शार्ट में जानने का प्रयास करें तो शार्ट में यही है कि कोई भी जो जागरूकता है वह विद्यालय से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ पे औपचारिक रूप से यही सीखने सिखाने का काम किया जाता है, और उस जगह से उस बच्चों के अभिभावक भी जुड़े होते हैं, और शिक्षक एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है जिसका कहना सब मानते हैं। तो एक विद्यालय जो है वो अपनी भूमिका पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अच्छे से निभा सकता है यदि वह काम करे इस रूप में जिस रूप में हमने यहाँ चर्चा किया। तो आज का ये टॉपिक था कि विद्यालय की भूमिका क्या होगी अगर हम पर्यावरण समस्या और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा करें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।